नमस्कार, स्वागत है आपका 10 का दम में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और चलिए बात कर लेते हैं कि सीबीएसई के बाद अब यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए क्या फॉर्मूला तैयार किया है। दरअसल इस फॉर्मूला की तैयारी में और तय करने में जुटा हुआ है विभाग। जानकारी जो इस वक्त आ रही है उसके मुताबिक 12वीं के लिए 50 प्लस 40 प्लस 10% का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि 10वीं के 50% मार्क्स, 11वीं के 40% मार्क्स और 12वीं प्री बोर्ड के 10% अंकों को जोड़ा जाएगा और 12वीं का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। आपको बता दें, हाई स्कूल की बात अगर की जाए तो हाई स्कूल में 50 प्लस 50% का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि 9वीं के 50% अंक और 10वीं में प्री बोर्ड के 50% अंक को जोड़कर फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा। प्रशांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत, ये फॉर्मूला तय कर लिया गया है 12वीं और 10वीं के एग्जाम रिजल्ट को लेकर? निश्चित रूप से अगर बात करें तो आज ड्राफ्ट को लेकर के 1 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय पर स्वयं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और एसीएस माध्यमिक जाएंगे, जहां ड्राफ्ट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने मंजूरी के लिए रखा जाएगा। ऐसे में उनका फाइनल अप्रूवल को लेकर के जहां 1 बजे आज मीटिंग होनी है। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो हाई स्कूल के 29,94,312 परीक्षार्थी और इंटरमीडिएट के 26,10,316 परीक्षार्थियों के लिए आज बड़ी खबर आ सकती है। जहां अगर बात करें इंटरमीडिएट के लिए तो जहां 50, 40 और 10, जहां पर उनको ये छूट दी गई है कि अगर 40% अगर जो आपने 11th में जो आपके प्री बोर्ड हुए हैं, अगर वो उसके मार्क्स है या फाइनल एग्जाम्स के मार्क्स है, उनको दोनों को जोड़ने के बाद में साथ ही साथ जो 12th में उनके प्री बोर्ड के एग्जाम उन्होंने दिए हैं, यूनिट टेस्ट दिया है, हाफ ईयरली दिया उसको। लेकिन बड़ी बात हाई स्कूल में निकल के आ रही है, जहां हाई स्कूल के परीक्षार्थियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर यह है कि जहां 50% उनके 9वीं के मार्क्स और 50% जो उनको प्री बोर्ड, क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट और हाफ ईयरली जो दिया है उसके आधार पर होंगे। ऐसे में जो परीक्षार्थी संतुष्ट नहीं होंगे उनकी परीक्षा कराने के लिए भी विभाग पूरी तरीके से अपनी कमर कस चुका है। तो ऐसे में आज फाइनल ड्राफ्ट मुख्यमंत्री योगी के सामने रखा जाएगा, जिस पर उनका अंतिम अप्रूवल होगा। 3,910 प्रशांत, आप अपनी निगाह बनाए रखे तो एक फॉर्मूला तय कर लिया गया है, लेकिन इस फॉर्मूले को अब सीएम योगी आदित्यनाथ के अप्रूवल का इंतजार है और यह उम्मीद लगाई जा रही है कि आज फॉर्मूला सामने होगा, स्टूडेंट्स के सामने, परिजनों के सामने। धन्यवाद प्रशांत इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और चलिए देश में कोरोना अपडेट की बात कर लेते हैं। देश में इस वक्त अगर कोरोना के नए केसेस की बात की जाए तो इसकी संख्या 58,419 है। 81 दिनों बाद 60,000 से कम हुआ है कोरोना केस 24 घंटे के अंदर। और इसी वक्त में, इसी दरमियान 87,619 मरीज रिकवर भी हुए हैं। 24 घंटे में ही 1576 मरीजों की मौत हुई है। इस वक्त देश में एक्टिव केसेस की बात की जाए तो यह संख्या 7,29,000 है। इधर गाजियाबाद के लोनी इलाके में बुजुर्ग अब्दुल समद की पिटाई मामले में फेसबुक पर लाइव कर धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोपी उम्मेद पहलवान को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच ने उसे दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल के पास से गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक उम्मेद पहलवान के ऊपर यौन शोषण, गोकशी समेत कई केस पहले से दर्ज हैं। आपको बता दें, 5 जून का ये वाकया है जब बुलंदशहर के अनूप शहर में रहने वाले अब्दुल समद सैफी की गाजियाबाद के लोनी में पिटाई हुई थी और आरोप उन लड़कों पर लगा था जिन्होंने ताबीज ली थी। और कहा जा रहा है कि आपसी विवाद में पिटाई की गई बुजुर्ग की, लेकिन इस मसले को उम्मेद पहलवान ने फेसबुक लाइव के जरिए इस तरह से दिखाने की, इस तरह से पेश करने की कोशिश की जैसे कि ये धार्मिक मामला हो। तो सांप्रदायिक मामला बताते हुए फेसबुक लाइव की थी उम्मेद पहलवान ने, जिन्हें गिरफ्तार किया गया और आज कोर्ट में पेशी होनी है। इस मामले में पुलिस 10 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। पिटाई के मामले को धार्मिक रंग देने के लिए उम्मीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आज पेशी होनी है और जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि पुलिस अगर अब तक अपने सभी सवालों का जवाब ले चुकी होगी तो फिर रिमांड की कोशिश नहीं होगी, और अगर पुलिस को कुछ और सवालों के जवाब जानने होंगे तो रिमांड की कोशिश पुलिस की ओर से की जाएगी। अमित राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आपके पास क्या अपडेट है पेशी को लेकर और रिमांड को लेकर? बताइएगा कि पुलिस रिमांड चाहती है, किस तैयारी में, या नहीं चाहती?
देखिए, जिस तरीके से पूरा मामला बेहद ज्यादा संगीन था और इसमें एक मामूली विवाद को लेकर हुई मारपीट को पूरी तरीके से सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की गई, तो उमेश पहलवान तभी से पुलिस के रडार पर था और कल उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। ऐसे में पुलिस अभी भी इस बात को लेकर कि कौन लोग इसके पीछे, क्योंकि छोटी मोटी साजिश नहीं थी, कौन लोग इस पूरी साजिश के पीछे थे, कौन करता जाता था, इन तमाम बातों को लेकर हो सकता है कि आज रिमांड की मांग करे माननीय न्यायालय से। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर पुलिस रिमांड की मांग भी कर सकती है माननीय न्यायालय से, और हो सकता है कि आज उमेश पहलवान को रिमांड पर लिया जाए, ना कि उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए। ठीक है, धन्यवाद अमित इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर कानपुर में लगातार बारिश हो रही है और इसी बीच एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर रसूलाबाद के केंचुरी इलाके में कच्चे मकान की छत गिर गई, पूरा का पूरा परिवार मलबे के नीचे दब गया। हादसे में एक बच्चे की भी मौत हुई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहीं इस इलाके में आसपास भी ऐसे मकान हैं जो कच्चे और जर्जर हैं। इधर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने पिछले 4 साल में कितना काम किया है, जमीन पर कितना काम दिख रहा है, ये बात बीजेपी के लोग ही बताएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब बदलाव की तैयारी है, बीजेपी कितना भी जोर लगा ले, परिवर्तन तय है। उन्होंने जिला पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि चुनाव सिर्फ दिखावा है, पूरा प्रशासन बीजेपी को जिताने में लगा है। ये समय वो है कि जब भारतीय जनता पार्टी को पलट करके अपने संकल्प पथ को देखना चाहिए और जनता को ये बताएं कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए क्या किया है। जो हमारा नौजवान बड़े पैमाने पे बेरोजगार है, नौकरी नहीं मिल रही है, आखिरकार उनके लिए क्या किया है। जिस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया हो, जिस प्रदेश ने राष्ट्रपति दिया हो और बड़े बड़े आयोजन किए गए हों जिसमें कि व्यापार बढ़ाने का संकल्प लिया गया हो, तो आखिरकार इन्हें बताना चाहिए कि ज़मीन पर कितना पहुंचा है इन्वेस्टमेंट। तो ये तो वो सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी को देना है। अगर इन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी पे नहीं हैं तो चेहरा ले आएँ, कोई भी नाम ले आएँ, कोई भी, जनता इस बार तैयार है भारतीय जनता पार्टी। जिला पंचायत का चुनाव जिस समय हो रहा था और सदस्यों को चुनाव चला था, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम लोगों ने मतदान किया और उसका परिणाम ये हुआ कि सदस्य उनके नहीं जीते। अब जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, उस जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चुनाव लड़ रहे हैं, उस जिले के पुलिस कप्तान लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र में जिन्हें मौका मिला था अपना अध्यक्ष बनाने के लिए, बोर्ड का गठन करने के लिए, मनमानी तरीके से जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान को लगा दिया है कि वही चुनाव लड़ें। अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। मेरठ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। स्पाइनल मस्कुलर टाइप 2 बीमारी से जूझ रहे 21 महीने की ईशानी को दिल्ली के एम्स में 16 करोड़ का इंजेक्शन लगाया गया। एम्स में निःशुल्क इलाज के लिए बच्ची का चयन हुआ। ग्लोबल मैनेज्ड एसेस प्रोग्राम के तहत बच्ची को इलाज मिल रहा है। दवा निर्माता कंपनी हर साल 100 बच्चों को निःशुल्क इलाज के लिए चयनित करती है। मेरठ के ब्रह्मपुरी का रहने वाला ईशानी का परिवार न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर को दिखाया था। हमारी खबर के बाद इस बच्ची को इलाज मिला है। उधर मथुरा में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान जिले में चल रहे विकास कार्यों को लेकर उन्होंने समीक्षा की। साथ ही कोविड गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित कराने के लिए भी निर्देश दिए। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि मथुरा ऑक्सीजन के लिए आत्मनिर्भर बन चुका है। जून तक 12 मीट्रिक टन के प्लांट तैयार हो जाएंगे। वहीं जुलाई तक 16 और 15 अगस्त तक 20 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की व्यवस्था मथुरा में हो जाएगी। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि तीसरी लहर को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद है। लोगों को भी कोरोना नियमों का पालन करना चाहिए। प्रशासन तीसरी लहर के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है और जो दूसरी लहर रही वो बहुत खतरनाक लहर थी, उसमें हमने अपने बहुत लोगों को खोया है। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूं कि जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उन सबका हम लोग मुस्तैदी से अनुपालन करें। हम बाजार में हैं, अपने व्यवसाय पर हैं, अपने ऑफिस में हैं, अपने निजी काम से हैं। हम ये कोशिश करें कि अपने घर हम कोविड
और देश के टॉप ब्यूरोक्रेट्स में शामिल डॉक्टर गुरुप्रसाद महापात्र का कल दिल्ली स्थित एम्स में कोरोना की वजह से निधन हुआ। वो उद्योगों के प्रमोशन और इंटरनेशनल ट्रेड विभाग यानी कि DPIIT के सेक्रेटरी थे। राज्यों को मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई की समीक्षा करने वाले एम्पावर्ड ग्रुप के अध्यक्ष जी महापात्र अपने कर्तव्यों को लेकर काफी समर्पित थे। क्रूर कोरोना ने दिन रात की परवाह किए बगैर खुद गंभीर रूप से बीमार होने के बावजूद कर्तव्य पथ पर निरंतर चलने वाले देश के एक टॉप ब्यूरोक्रेट को हमसे छीन लिया। कोरोना काल में टीम मोदी के सक्रिय सदस्य जी महापात्रा अपने काम को लेकर काफी समर्पित थे। कर्तव्यों के प्रति उनके समर्पण का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब वो कोरोना संक्रमित होने के चलते एम्स में भर्ती थे तो 19 अप्रैल को उन्होंने राज्यों को ऑक्सीजन की समीक्षा करने वाली एम्पावर्ड ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की थी। तेज बुखार होने के बावजूद वो 24 घंटे और 7 दिन लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध रहते थे। वो बैठकों में वर्चुअली शामिल होते थे और ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते थे कि राज्यों को ज्यादा से ज्यादा मेडिकल ऑक्सीजन मिले ताकि ऑक्सीजन के अभाव में किसी कोरोना मरीज की सांसों की डोर न टूटे। लेकिन बेरहम कोरोना ने इस तेज तर्रार और कर्मठ नौकरशाह को हमसे छीन लिया। गुरुप्रसाद महापात्रा 1986 बैच के गुजरात कैडर के IAS अफसर थे। वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी को आगे बढ़ाने के लिए एक नई दिशा दी थी। 1 अगस्त 2019 को वह उद्योगों के प्रमोशन और इंटरनल ट्रेड विभाग के सेक्रेटरी बने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू और PM मोदी ने उनके निधन पर दुख जताया। PM मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, DPIIT सचिव जी गुरुप्रसाद महापात्रा के निधन से दुखी हूँ। मैंने उनके साथ गुजरात और केंद्र में बड़े पैमाने पर काम किया था। उन्हें प्रशासनिक मुद्दों की बहुत अच्छी समझ थी और वे अपने अभिनव उत्साह के लिए जाने जाते थे। उनके परिवार और मित्रों के लिए संवेदनाएं। वहीं उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट में लिखा कि गुरुप्रसाद महापात्र की मौत की खबर सुनकर वह बहुत दुखी हैं। उनकी तरफ से लंबे वक्त तक सरकार को दी गई सेवा और डेडिकेशन ने लंबे वक्त तक रहने वाला असर छोड़ा है। और अब खबर हरदोई से, जहां पर पुलिस कर्मियों का मानवीय चेहरा सामने आया है। मामला बघौली थाने इलाके के बघौली प्रतापगढ़ का है, जहां पर सड़क किनारे एक युवक बेहोशी की हालत में मिला, जिसे ट्रेनिंग में सिखाए गए जीवन रक्षक टेक्निक से बघौली थानाध्यक्ष और पुलिस कर्मियों ने उसकी जान बचाने की कोशिश की। पुलिस कर्मी ने पहले युवक के चेहरे पर पानी मारा, फिर CPR देकर उसकी जान बचाने की कोशिश करते दिखे। युवक को बाद में एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भिजवाया गया। थाने से पड़ेगा करीबन 200 मीटर। जी हरदोई पुलिस की हर तरफ सराहना हो रही है। आज एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिससे हरदोई पुलिस की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। हर बात हम आपको पूरी बताते हैं कि इस बघौली थाना क्षेत्र में आने वाली प्रताप नगर चौराहे की टेढ़ी पुलिया पर एक मोटरसाइकिल पड़ी हुई थी, जिसके बाद जो इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र सरोज हैं गश्त के दौरान उस मोटरसाइकिल को देखते हैं और उस मोटरसाइकिल के पास भाग करके पहुंचते हैं। तब वहां पे मोटरसाइकिल चलाने वाला नहीं मिलता। उसके बाद बहुत देर तक उसको ढूंढा जाता है, तब सड़क से काफ़ी दूरी पर वो व्यक्ति वहाँ पड़ा मिलता है। जिसके बाद सुभाष चंद्र सरोज को जो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, पुलिस वालों को जो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, तो वो इंस्पेक्टर बघौली ने किया, उसके सीने पे पंप करना शुरू कर दिया, जिसके बाद कुछ ही क्षणों में उसको होश आ गया। ऐसे कुछ देर बाद एम्बुलेंस भी वहां पर आ जाती है और इसके बाद उस व्यक्ति को वहां से ले जाकर के अस्पताल में एडमिट कर दिया जाता है। फिलहाल सुभाष चंद्र सरोज ने जो ये काम किया है, इससे पुलिस की आज हर तरफ प्रशंसा जरूर हो रही है। कैमरामैन निखिल के साथ आशीष मिश्रा, न्यूज़ 18 हरदोई। और न्यूज़ 18 के एंकर हंट मैं भी एंकर में आप भी हिस्सा ले सकते हैं। लॉग इन करें news18.com/मैं भी एंकर और अपना 1 मिनट का वीडियो इस पर अपलोड करें।